जाइए कि अब ना आने में देर हो, आ जाइए कि अब ना आने में देर हो, ना रूठे हुओं को और मनाने में देर हो। तो दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय एल्यूमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा के संयुक्त बैनर तले आयोजित कार्यक्रम काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में। इन दिनों जैसा बारिश का माहौल, पानी इस कदर बढ़ रहा है, हर जगह इस कदर बरस रहा है कि बहुत सारे लोग बेघर हो रहे हैं। इस पर भी हमारा जो प्रशासन है वो कुछ हद तक आंखें मूंदे सा बैठा रहता है। वहां से चार पंक्तियां आपकी नजर करता हूं और संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं कि पानी नैनन में नहीं शहर डूबता जाए, पानी नैनन में नहीं शहर डूबता जाए, बरखा में ये शासन भी क्या क्या रंग दिखाए। पानी नैनन में नहीं शहर डूबता जाए, बरखा में ये शासन भी क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए। देखते जाओ, क्या क्या रंग दिखाए, देखते जाओ। नेताजी अब करो वही जो तुम कर पाओ, नेताजी अब करो वही जो तुम कर पाओ। कहे मंथन का विराय, कहे मंथन का विराय, याद अब आती, याद तब आती नानी, कहे मंथन का विराय, याद तब आती नानी, अगर आपके घर में आकर रुकता पानी। आज के संगठन के लिए आदित्य मिश्र जी को आमंत्रित। जी बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी और सभी मित्रों को सादर अभिवादन, स्वागत। कविता के रंग प्रोफेसर रामदरस मिश्र के संग इस काव्य संध्या की ये अगली कड़ी है। इसकी कई कड़ियां पहले संपन्न हो चुकी हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत जारी रखूं, मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि सुव्यवस्थित श्रवण और रिकॉर्डिंग के लिए अपना माइक जब आप न बोल रहे हो तो कृपया ऑफ रखें। इससे हमें सुविधा होगी कि हम लोगों को सुन सकेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में विवेक जी आपसे भी आग्रह है, कृपया माइक, हाँ ठीक है, आपने ऑफ कर दिया, बहुत धन्यवाद आपको। आज के इस कार्यक्रम में कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में आप सभी कवियों, काव्य रसिकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इको स्पोर्ट्स वेब जर्नलिज्म खालसा कॉलेज एल्यूमनाई दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस काव्य संध्या में विशेष अभिनंदन प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी का, जिनके आग्रह पर इस गोष्ठी का सिलसिला शुरू हुआ था। वे चाहते थे कि अपनी इस अवस्था में, जबकि कोरोना का समय है, वे भी नहीं निकल पा रहे थे और उस तरह से निकलने में बहुत सक्षम भी नहीं है, लेकिन अपनी रचनात्मकता में वे इतने सक्रिय हैं कि वे चाहते थे कि लोगों का आना, भले उनके घर रुक गया है, जो गाहे बगाहे लोग उनसे मिलने आते थे, ये सिलसिला रुका है, लेकिन वे चाहते थे कि ऐसे कवि मित्रों से वे भेंट करें ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए। और उनकी बेटी स्मिता मिश्र जी जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं खालसा कॉलेज में, उन्होंने ये संभव किया। तब उन्हें लगा कि ये तो बहुत एक अच्छी व्यवस्था है जिससे वे विभिन्न पीढ़ियों की कवियों को सुन सकते हैं। और यही वह सिलसिला है कि हम लोग जो है आज इस कवि गोष्ठी के इस सिलसिले को अंजाम दे रहे हैं। इसमें हमारे जो आमंत्रित कवि हैं, लखनऊ से राकेश मिश्र जी हैं, भोपाल से नीलेश रघुवंशी हैं और दिल्ली से श्री राकेश रेणु जी हैं। रामदरस जी की अध्यक्षता और उनके सानिध्य में ये कवि गोष्ठी संपन्न हो रही है। अपने आप में इसलिए इसका महत्व बढ़ता है कि हिंदी विश्व में जो सबसे वयोवृद्ध नागरिक है, जैसा कि हमारे यहाँ कहा गया कि न सा सभा यत न संति वृद्धा, कोई वयोवृद्ध पुरखा न हो तो वे सभाएं जो है सफल और सार्थक नहीं होती। इस अर्थ में वे यहाँ पर हैं और जैसे एक पूरी सदी हमें सुन रही है और उस सदी की आवाज को लोग सुन रहे हैं। एक ऐसा वातावरण यहाँ हम लोग बुनने जा रहे हैं। तो विशेष अभिनंदन रामदरस जी का, उनके सानिध्य में विराजमान सरस्वती मिश्र जी का, आदरणीय सरस्वती मिश्र जी,
और तो जैसा कि मैंने कहा कि लखनऊ से राकेश मिश्री हैं, भोपाल से जानी मानी कवित्री नीलेश रघुवंशी जी हैं और दिल्ली से राकेश रेणु जी हैं। और आज की जो मंगल ध्वनि है उसके लिए उपस्थित हैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, राजधानी कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय। आपसे आग्रह है कृपया बांसुरी पर मंगल ध्वनि के साथ इसका शुभारंभ करें। श्री वेद मित्र शुक्ल जी। पावस ऋतु है और इस पावस ऋतु में लोक आधार से ही एक धुन प्रस्तुत है। आप सभी को प्रणाम करते हुए, और विशेष रूप से यह धुन मुझे अभी ध्यान में आ रही है कि ये बहुत ही जरूरी और आज के लिए, आज के इस काव्य संध्या के लिए आवश्यक धुन होगी, क्योंकि माँ सरस्वती, गुरु माता सरस्वती जी का, गुरु माँ का आज वर्षगांठ है, आज जन्म दिवस है। और इस के परिप्रेक्ष्य में यह धुन जो झूला, सावन के ऋतु में एक गीत है झूला, हिंडौला, जैसे सावन, कजरी, ऐसे कई विषय होते हैं, तो झूला भी एक लोक आधार से महत्वपूर्ण धुन है। तो वो झूला प्रस्तुत है जो कि कजरी से भादों के तीज तक जो है वो झूला गाया जाता है। बोल हैं उसके, झूला झूला धीरे से झूलाओ, सुकुमारी सिया है, झूला धीरे से झूलाओ, सुकुमारी सिया है, सुकुमारी सिया है, सुकुमारी सिया है, सुकुमारी। बांसुरी कैसे गाती है?
धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी बांसुरी पर मंगल ध्वनि प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, बहुत धन्यवाद आपको। और आज का जो कवि समवाय है, जिसमें कि लगभग सभी वरिष्ठ कवि हैं, वय में भी और अपनी परिपक्वता में भी। नीलेश जी 90 के दशक की कवित्री हैं, जिनके अब तक कई कविता संग्रह आ चुके हैं। कविता में उनकी आमद एक ऐसी आधुनिक संवाद धर्मी कवित्री के रूप में माना जाता है, जिसकी कविताओं में निम्न मध्य वर्गीय स्त्रियों की छोटी छोटी आकांक्षाओं का इजहार मिलता है। एक लड़की, एक स्त्री, एक माँ, और विमर्श के लिए प्रस्तुत एक समावेशी कवित्री के रूप में नीलेश जी ने अपनी पहचान बनाई है। हमारे बीच कवि संपादक राकेश रेणु जी हैं, जो हिंदी के अच्छे और परिपक्व कवियों में हैं, कम लेकिन सार्थक लिखने वालों में वे हैं। मुझे लगता है उनके 2 कविता संग्रह हैं। 2 साल पहले ही उनका एक नया कविता संग्रह आया है, और उसके बलबूते उन्होंने हिंदी में अपनी एक सुनिश्चित जगह बनाई है। हमने देखा कि उस संग्रह की बहुत अच्छी चर्चा हिंदी जगत में हुई है। तो और संपादक के रूप में आजकल के जो उन्होंने अंक निकाले हैं, अनेक थीम बेस, अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिनसे समकालीन साहित्य की आहट आती है और दूर दूर से लोग उसे अपने शोध के लिए कोट करते हैं, उदाहरणीय मानते हैं, ऐसी जीवंत जागृत शासकीय पत्रिका के संपादक हैं। उनके आने से ये जो कवि मंडल है, ये बहुत समृद्ध हुआ है। राकेश मिश्र वैसे तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में है, लेकिन इससे पहले वे कवि हैं। छात्र जीवन में जब इलाहाबाद में पढ़ते थे और कानून के विद्यार्थी थे, तब भी उनकी डायरियों में कविताएं अंकित होती रहती थी। एक अरसे में उनकी कुछ कविताएं, उनका शायद एक संग्रह बीच में आया था, तो उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी 2 साल पहले उनके 3 संग्रह एक साथ राजकमल प्रकाशन से आए, और इस बीच वे लगातार कविताएं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर डालते रहे, ट्विटर पर, फेसबुक पर और ब्लॉग और वेबसाइट्स पर। और उन्हें पढ़ते हुए लगता है कि एक प्रशासक के भीतर अगर कवि का उदय होता है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से कविता हमारे दिमाग, हमारे मनोजगत का परिमार्जन करती है, अगर प्रशासकीय हल्के में ऐसे केवल राकेश जी नहीं, एक लंबी श्रृंखला है कि प्रशासन के क्षेत्र में जो लोग हैं, वे मनुष्य की पहचान रखने वाली कविताएं लिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जीवन के अनेक छोटे छोटे लम्हे उनकी कविताओं में आते हैं। तो एक ऐसा सुचिंतित हमारे सामने कवि समवाय है। आज की इस काव्य संध्या की शुरुआत हम हिंदी के सुपरिचित कवि राकेश रेणु जी से करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, वे सीतामढ़ी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, और उस सांस्कृतिक जमीन के जो बिंब हैं उनकी कविताओं में आते हैं। हिंदी कविता से शायद वे थोड़ी देर से जुड़े, अपने को प्रकाशित करने की लालसा रखने वाले, लेकिन दूसरों को प्रकाशित करने के अभ्यस्त होने के कारण शायद अपनी कविता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनके कविता संग्रह, जैसे मैंने कहा, 2 कविता संग्रह उनके आए हैं, रोजनामचा, और अभी हाल में जो आया है इसी से बचा जीवन। तो ये जो इसी से बचा जीवन है, आप देखिए कि पिछले दशकों में बचने को लेकर, अस्तित्व को लेकर एक लंबी लड़ाई कविता में लड़ी जा रही है और लड़ी गई है। इसलिए एक कवि और संपादक का विवेक उनकी कविताओं में दिख पड़ता है। आजकल की पत्रिका के संपादक होने के नाते भी एक आत्मनिरीक्षण उनकी कविताओं में है, जो खुद को छीलता और रचता रहता है। इसका उदाहरण रेणु की अनेक कविताएं हैं। उन्होंने स्त्री सीरीज, उत्तर सत्य, अप्सरा सीरीज के साथ कई मानवीय प्रवृत्तियों को लक्षित किया अपनी कविताओं में। एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं उनसे आग्रह करूंगा। उनकी पंक्तियां हैं कि यह ध्यान की सबसे जरूरी स्थिति है, पर उतनी ही उपेक्षित, निज के तिरोहन और समर्पण के उत्कर्ष की स्थिति। कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी प्रतीक्षा, कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी प्रतीक्षा, प्रीतम के संवाद की, संस्पर्श की, मुस्कान की प्रतीक्षा। मैं बार बार कहता हूं, जब भी मैं प्रतीक्षा शब्द सुनता हूं, कुंवर नारायण की वे पंक्तियां याद आती हैं। फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी से पत्र का इंतजार हो, जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर लिफाफे में रखे और होठों से चिपका कर देर तक सोचे उसे भेजे न भेजे। प्रतीक्षा इतना मोहक शब्द है, मुग्धकारी शब्द है। इन्हीं शब्दों के साथ राकेश रेणु जी का, चूंकि आधुनिक काव्य संवेदना के अच्छे और परिपक्व कवियों में है, उनसे आग्रह है कि कृपया रामदर्शी के सानिध्य में होने वाली इस गोष्ठी का अपनी कविताओं से शुभारंभ करें। श्री
राकेश रेणु। अपना माइक मुखर कर लें राकेश जी, अपना माइक ऑन कर लें आइकन से जी। राकेश जी अपना माइक ऑन कर लें, देखें कहीं आइकन होगा। जी जी कर लिया है जी, स्वागत। शुक्रिया आपका। नमस्कार आदरणीय सरस्वती मिश्र जी और आदरणीय रामदास मिश्र जी का बहुत बधाई सरस्वती मिश्र जी को उनके जन्मदिन के लिए, और आप सबको नमस्कार जितने साथी यहाँ उपस्थित हैं। कविता पाठ करता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है अनुनय। जी जी, स्वागत। उदास किसान के गान की तरह, शिशु की मुस्कान की तरह, खेतों में बरसात की तरह, नदियों में प्रवाह की तरह लौटो। उदास किसान के गान की तरह, शिशु की मुस्कान की तरह, खेतों में बरसात की तरह, नदियों में प्रवाह की तरह लौटो। लौट आओ जैसे लौटती है सुबह अंधेरी रात के बाद। लौट आओ जैसे लौटती है सुबह अंधेरी रात के बाद। जैसे सूरज लौट आता है सर्द और कठुआए मौसम में। जैसे जनवरी के बाद फरवरी लौटता है, पूस माह के बाद फागुन, वैसे ही वसंत बनकर लौटो तुम। लौट आओ पेड़ों पर बौर की तरह, थनों में दूध की तरह। जैसे लौटता है साइबेरियाई पक्षी सात समुंदर पार से, प्रेम करने के लिए इसी धरा पर। प्रेमी की प्रार्थना की तरह, लहराती लहरों की तरह लौटो। बहुत अच्छा, बहुत खूब। लौट आओ कि लौटना बुरा नहीं है यदि लौटा जाए जीवन की तरह। यह नहीं है लौटना यदि लौटा जाए गति और प्रवाह की तरफ। नहीं अपमानजनक है लौटना यदि संजोए हो सृजन के अंकुर। क्या बात, बहुत अच्छा। लौटने से ही संभव हुई ऋतुएं, फसलें, जीवन, दिन रात। लौटो, लौटने में सिमटी हैं संभावनाएं अनंत। लौटने से ही संभव हुई ऋतुएं, फसलें, जीवन, दिन रात। लौटो, लौटने में सिमटी हैं संभावनाएं अनंत। और ये तो प्रेम कविता के साल के बाद थोड़ा अलग आस्वादी कविताएं जो एक संग्रह नए मगध में के नाम से लगभग पांडुलिपि तैयार है और इस वर्ष नए मगध में। बहुत अच्छा जी, उसे आना चाहिए। मगध शब्द मैंने हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय श्रीकांत वर्मा जी के संग्रह से वो शब्द उठाया है। तो उस श्रृंखला की दो एक कविताएं प्रस्तुत करूंगा। अवश्य अवश्य, स्वागत है। नए मगध में एक। जी। जनता सांस रोके खड़ी थी, अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक सब सावधान थे। सबको घटोत्कच का इंतजार था, नई घोषणाओं का इंतजार था। जनता सांस रोके खड़ी थी, अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक सब सावधान थे। सबको घटोत्कच का इंतजार था, नई घोषणाओं का इंतजार था। नियत समय पर आवाज सुनाई पड़ी घटोत्कच की, शांत, मजबूत, खड़खड़ाती। नए मगध में पुराने नियमों से काम नहीं चलेगा। नए मगध में पुराने नियमों से काम नहीं चलेगा। हम नए नियम बनाएंगे, गणित के, विज्ञान और इतिहास के, जीवन के हर क्षेत्र के। अध्यापकों को बता दिए गए हैं नए नियम। विद्यार्थी ध्यान से सुने, वही करें, माने वही जो गुणी अध्यापक कहें। क्या बात, बहुत अच्छा। इस तरह मगध विश्व गुरु बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर हुआ, नित नया होता हुआ। काल के उस प्रहर में मध्य रात्रि का गहन कम था। दूसरी कविता है इसी श्रृंखला की, नए मगध में दो। जी जी। सीधी भुजा को त्रिकोण का नाम दिया गया।
सीधी भुजा को त्रिकोण का नाम दिया गया, तिरछी भुजा को बहुकोण कहा गया। वो जो लेट गई थी दंडवत, उस भुजा को वृत्त का नाम दिया गया। सीधी भुजा को त्रिकोण का नाम दिया गया, तिरछी भुजा को बहुकोण कहा गया। वो जो लेट गई थी दंडवत, उस भुजा को वृत्त का नाम दिया गया। सबसे पूर्ण, सबसे मुकम्मल, इस तरह रेखा गणित के नए नियम बनाए गए। 2 जोड़ 2 को कहा गया 5, 2 जोड़ 2 को कहा गया 5, 1 जोड़ 1 को 11, 0 0 1 बनते थे 100। इस तरह से बहुत सारे नियम अंकगणित के बने। जिस तरह गणित की शाखाओं के नए नियम बने, उसी तरह विज्ञान के, दर्शन के, उन नियमों का पालन जरूरी था जन जन के लिए। उन नियमों का पालन जरूरी था जन जन के लिए। न मानने की सजा कुछ भी हो सकती थी, सार्वजनिक प्रताड़ना, मारपीट, कारावास या फिर मृत्युदंड। खड़े खड़े गोली मारी जा सकती थी अवज्ञाकारी को। यह नए मगध का प्रजातंत्र था। बहुत अच्छा। जो मूल्यों को जीते थे, विचार दे सकते थे जनहितकारी। जो मूल्यों को जीते थे, विचार दे सकते थे जनहितकारी। जो समाज बदल सकते थे, खतरा थे निजाम के लिए। काली कमाई कराने वालों को सुरक्षित विदेश में रहने की सुविधा, वजीरों और दरबारियों के भेदिए का एनकाउंटर, पशुपालकों के लिए मानवाधिकार आयोग में आसन, लिंचिंग करने वालों को सैन्य बल की कमान, प्रवचनकर्ताओं को प्राचार्य पद से कम नहीं, धर्माधिकारियों के लिए उपकुलपति पद सुरक्षित। इस तरह नए नियम, नवीन कायदे बने। हमारी जानकारी की सभी शाखाओं के विधान बना नए मगध का। इस तरह नए नियम, नवीन कायदे बने। हमारी जानकारी की सभी शाखाओं के विधान बना नए मगध का। उन्हें शिरस्त्राण बनाकर सजाया जाएगा चकमक नए नवेले राजभवन के माथे पर। इस श्रृंखला की एक और कविता पढ़ देता हूँ। जी जी, बहुत पढ़ रहे हैं आप। ये बहुत अच्छा रूपक आपने दिया है मगध का। और ये अगली नए मगध में तीसरी कविता संग्रह में इनका क्रम अलग होगा। अच्छा जी। बीमारी ने रोग से लड़ने की ताकत दी। जैसे बताता आया है अंधकार जरूरत प्रकाश की, दूरियों ने पस्त नहीं किया हमें। दूरियों ने पस्त नहीं किया हमें, हौसला मजबूत किया पैदल चलने का। वृद्धा ने संकल्प लिया वह चलेगी। स्कूल जाने वाला बच्चा ठिठका और चल पड़ा। वृद्धा ने संकल्प लिया वह चलेगी। स्कूल जाने वाला बच्चा ठिठका और चल पड़ा। गर्भवती चली सैकड़ों कोस, हजार मील और जन्म दिया जिजीविषा और जीवट को। बहुत अच्छा। गर्भवती चली सैकड़ों कोस, हजार मील और जन्म दिया जिजीविषा और जीवट को। हमें हर बार चुनौतियों और विपदाओं ने गढ़ा। हमें हर बार चुनौतियों और विपदाओं ने गढ़ा। क्या बात, बहुत अच्छा। मेरा समय हो जाए तो बता देंगे। जी जी, एक या दो कविताएं और पढ़ें। जी जी जी। मगध श्रृंखला की एक और पढ़ने का लोग स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। जरूर, क्यों नहीं। जी। जाल में फंसेगी सबसे मासूम चिड़िया। हाँ। जाल में फंसेगी सबसे मासूम चिड़िया, चालाक लोमड़ी मदद करेगी बहेलिए की। हत्यारे पकड़ लेंगे राहगीर को चोर चोर कहकर। हत्यारे पकड़ लेंगे राहगीर को चोर चोर कहकर।
पुलिस हत्यारों को शाबाशी देगी, फोटो खिंचवाएगी, किसी को शक्ल से पहचाना जाएगा, किसी को खान पान से, किसी को दाढ़ी और खतने से, बपतिस्मा से पहचाने जाएंगे, कई कपड़ों के रंग से पहचाने जाएंगे, उन्हें घुसपैठिया और हत्यारा कहा जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गोकी बहुत चुस्त होगा, नए मगध का राजकाज। गोकी बहुत चुस्त होगा, नए मगध का राजकाज। फौरन शिनाख्त होगा, पोस्टर लगाए जाएंगे, कुर्क होंगे, घर जायदाद दफ्तर, गोली मारी जाएगी चौराहे पर, अपराधी कोई हो बच न पाएगा। अपराध और अपराधी पहचानने का तरीका बदल जाएगा। अपराधी कोई हो बच न पाएगा, अपराध और अपराधी पहचानने का तरीका बदल जाएगा। जानकार कहेंगे इसमें नया क्या है, जानकार कहेंगे इसमें नया क्या है, यह तो मगध में हमेशा से होता आया है। जी। एक रंग हरा, जी। यह घास का रंग है। मुझे याद आता, कई कवियों ने रंगों को लेकर कविताएं लिखी हैं, कुछ कविताएं कुछ रंगों को लेकर मैंने भी लिखी हैं। जी जी। कांत श्रीवास्तव ने लंबी श्रृंखला लिखी थी रंगों को लेकर के, और तो मैं बहरहाल ये उनसे अलग कविताएं हैं। एक रंग हरा, यह घास का रंग है, दुपट्टे की तरह जिसे धारे रहती है धरती, पेड़ों के दोशाले इसी से बने। यह घास का रंग है, दुपट्टे की तरह जिसे धारे रहती है धरती, पेड़ों के दोशाले इसी से बने। यह रंग न होता धरती अपनी तारीफ सुन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह किसानी का रंग है, का रंग है, पहनकर जिसे परी लगती है खेतीहर की बेटी, गजब की चमक और लोच होती है हरे बांस की कमचियों में, डोलियों का ओहार बुनी जाती है इससे खूबसूरत और चमकदार। डोलियों का भी इंतजार रहता है दुल्हनों का, दुल्हने लेकिन डोलियां कहाँ चुनती हैं विदाई के लिए। यह कहारों का ही नहीं बांसों का भी दुख है। यह क्लोरोफिल का रंग है, पत्तियां तैयार करती हैं भोजन जिससे पेड़ों के लिए माँ की तरह। यह क्लोरोफिल का रंग है, पत्तियां तैयार करती हैं जिससे भोजन पेड़ों के लिए माँ की तरह, और सूरज के प्रेम में हरी हो जाती हैं। यह प्रेम का और वात्सल्य का रंग है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहचान के तरीके बदल गए हैं अचानक। उन किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है जिन्होंने हरे रंग का साफा बांध रखा है सर पर। एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है दर्शक, एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है दर्शक दीर्घा से हरे रंग का झंडा लहराने के अपराध में। उस पर UAPA लगाया गया है। बहुत खूब। स्त्री श्रृंखला की आपने चर्चा की, बहुत सी कविताएं पिछले संग्रह में है, कुछ कविताएं इस संग्रह में भी रहेंगी। एक आप सुना दें। एक कविता में जो नई कविता है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जी जी, कहीं वो सुनाता हूँ। जी। एक स्त्री को पत्थर बना दिया गया, एक स्त्री को पत्थर बना दिया गया, एक स्त्री को विष का प्याला दिया गया, नाक काट ली गई एक स्त्री की, एक स्त्री को जिंदा जला दिया गया। दोष उनका केवल इतना रहा कि उन्होंने थोड़ी जगह चाही अपने लिए, अपनी इच्छाओं कामनाओं के लिए, थोड़ा आकाश चाहा उड़ान के लिए। स्त्रियां वाचाल मानी गईं क्योंकि उनकी इच्छाएं थीं, वे धरती चाहती थीं, आसमान की हसरत रखती थी। डरे हुए पुरुष को अपनी सत्ता जाने का डर था, वह ऐसी सभी स्त्रियों से मुक्ति चाहता था। जी जी, बहुत अच्छा। इंद्र को सत्ता जाने का डर था,
अयोध्या को अपनी इज्जत। इंद्र को सत्ता जाने का डर था, अयोध्या को अपनी इज्जत। राज्य के विभाजन की आशंका रही ययाति को। उसे भोग के लिए चाहिए थी स्त्री, बराबरी और हक जताने के लिए नहीं। जी। डर था उन्हें वर्चस्व छूटने का, स्त्रियों के बेकहल होने का। इंद्र, ययाति, देवदत्त, राम एक ही पुरुष के थे कई कई नाम। जी। आर्यावर्त की कथा कालजयी थी। नदियों, बोलियों, पर्वतों को लांघती हस्तिनापुर, अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा, कौशल, चित्तौड़ होती हुई नए मगध तक चली आई थी। और यदि अनुमति हो, समय याद दे तो एक छोटी सी प्रेम कविता के साथ फिर अंत करूंगा। इसी से समाहार करें, छोटी सी प्रेम कविता जी, प्रेमिल समाहार। जी जी, तो मैं सौंपता हूँ। जी। प्रेम ही बतियाएगा जब मौन हो जाएंगी भाषाएं। प्रेम एकमात्र ज्ञान होगा जब शिथिल पड़ जाएंगी ज्ञानियों की ज्ञान सविता। वही होगा जीवन की मुकम्मल कविता, भविष्यवाणियों को झुठलाता। प्रेम ही बतियाएगा जब मौन हो जाएंगी भाषाएं। प्रेम एकमात्र ज्ञान होगा जब शिथिल पड़ जाएंगी ज्ञानियों की ज्ञान सविता। वही होगा जीवन की मुकम्मल कविता, भविष्य की भविष्यवाणियों को झुठलाता। पस्त हो चुके दर्शन की ढूंढ पर खड़ा, केवल शुद्ध निथरा हुआ प्रेम हंस रहा होगा शिशुषा। केवल शुद्ध निथरा हुआ प्रेम हंस रहा होगा शिशु सा। जब सब समाप्त हो जाएगा, जब सब समाप्त हो जाएगा, बचा रहेगा प्रेम। वही बचाएगा हमें प्रलय वेला में, वह प्रेम तुम्हें सौंपता हूं। बहुत 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 आभार आपका। और संपादकों के सामने कवियों को कसौटी पर खरा सिद्ध होना होता है, और आज संपादक कवि की कविताएं सुनकर कसौटियां निर्मित होती हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो इसमें जोखिम लिया है। कभी श्रीकांत वर्मा ने मगध को एक रूपक बनाया था, और आज आपने नए मगध का रूपक बनाया है, और बिहार के होते हुए और मगध पूरे शासकीय तंत्र का रूपक होते हुए एक बहुत बड़ा जोखिम इस तरह कवि लेता है कि पुराने मिथकों को और इतिहास के पुराने तथ्यों को नए सांचों में देखता, परखता और ढालता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे मन होता था कि आपकी कुछ पंक्तियां नोट की हैं उसे दोहराऊं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे समय व्यर्थ होगा। आपने अपनी बात कह दी और बहुत अच्छा लगा है। इस काव्य संध्या को बेहतर शुरुआत दी है। और अब केंद्र में, जैसा कि मैं कहता हूं, वृत्त तो अनेक किंतु केंद्र बिंदु एक है। इस केंद्र बिंदु में नीलेश रघुवंशी जी आती। हम जानते हैं कि वे गंज बाशौदा मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, और घर निकासी, अंतिम पंक्ति में, या पानी का स्वाद, खिड़की खुलने के बाद जैसे संग्रहों की कवियत्री हैं। एक कस्बे के नोट जैसे उपन्यास की वे रचयिता हैं। एक उपन्यास उनका रास्ते में है, वो आने वाला है। भारत भूषण पुरस्कार से कभी इनको एक विशेष चर्चा मिली। हंडा जैसी कविता से उनके व्यक्तित्व को पहचाना गया, और स्त्री इच्छाओं की सामान्य जमीन पर लिखी गई उनकी कविताएं स्त्री इच्छाओं का मूर्तन सिद्ध हुई। जहां सिंदूर जैसी कविता में स्त्री आकांक्षा का एक अरिंद इजहार मिलता है, छोटी छोटी इच्छाओं का। स्त्री के विशद संसार के मनोजगत का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, और उनकी कविताएं विचारधारा में पगी और ठस कविता का उदाहरण नहीं मेरे लिहाज। वे विचारधारा की कवित्री हो सकते हैं, लेकिन उसका ठस उदाहरण उनकी कविताओं में नहीं मिलते। जीवन के छोटे बड़े लम्हों और स्त्री की मुक्ति के नाम पर चलाए जा रहे विमर्शों, कामकाजी स्त्रियों के संसार के तमाम झमेलों का यथासाध्य हल ढूंढने वाली कविताएं उनके पास। पानी का स्वाद पर लिखते हुए मैंने पाया था कि मदरिंग हाइट्स जो मातृत्व का बोध है वो बेहतरीन ढंग से उनके यहाँ उस कविता संग्रह में आता है। और खिड़की खुलने के बाद में जो स्त्री जीवन की आधुनिकता से रूबरू होने की कोशिश है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अनेक पुरस्कार इनके खाते में है। भारत भूषण पुरस्कार, आर्य स्मृति सम्मान, दुष्यंत कुमार सम्मान, मुखिदार सम्मान और शीला स्मृति सम्मान, और भारतीय भाषा परिषद का युवा पुरस्कार इन्हें मिला है। तो
मैं समझता हूं कि पुरुष प्रदत्त जो स्त्री का नकली संसार एक दौर में रचा जा रहा था, उसके विरुद्ध नीलेश जी और इनके समानांतर और जिन कवियों की आमद हुई हिंदी कविता संसार में, उन्होंने उस पूरे पुराने प्राचीन पुरुष कालीन अध्ययनों को बदलने का काम किया और उन प्रत्ययों को इससे पीछे ढकेल दिया और एक ऐसे गवाक्ष से कविता को जोड़ा जहां एक नया अलक्षित स्त्री संसार हमें दिखाई देता था। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन बहुत सारी इनकी कविताएं हैं, ये क्या सुनाएंगी, जो नया सुनाएंगी। लेकिन मुझे याद है कभी ये लिखा करती थी, मुझे प्रेम चाहिए घनघोर बारिश सा, कड़कती धूप में घनी छांव सा, ठिठुरती ठंड में अलाव सा प्रेम चाहिए मुझे। फिर कभी इन्होंने एक इनकी बहुत अच्छी कविता आप लोगों ने सुनी होगी, सुंदरी, अद्भुत कविता है कि मत आया करो तुम सम्मान समारोहों में तस्री शाल श्रीफल लेकर, दीप प्रज्वलन के समय खड़ी मत रखा करो मत दिया बाती के संग, मंच पर खड़े होकर मत पाचा करो अभिनंदन पत्र, उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो सुंदरियों, तो ऐसा करके तो देखो बदल जाएगी ये दुनिया सारी। इस तरह से बड़ा बहुत एक धीमी आंच पर पकने वाला कविता का संसार इनके पास है। मैं नीलेश रघुवंशी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपनी कविताएं सुनाएं। नीलेश जी। नीलेश जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी। और जी मैं बहुत आभारी हूँ आपकी और उस कि आपने मुझे मंच मुहैया कराया। मैं स्मिता जी की भी आभारी हूँ और जो भी साथीगण मेरे साथ कविता पढ़ रहे हैं उनकी आभारी हूँ, जो सुन रहे हैं उनकी भी आभारी हूँ। और आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में मैंने सोचा कि मैं नई जो कविताएं अभी तक संग्रह में थी वो ना सुनाऊं और मैं अपनी नई कविताएं रामदर्श जी को सुनाना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई मौका मिलेगा नहीं कि रामदर्श जी ही बताएंगे कि मैं किस दिशा में। सुख मिलेगा कि नीलेश रघुवंशी को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, पढ़ते रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी और इसीलिए मैं संग्रह से एकदम बिल्कुल नई कविताएं सुना रहे हैं जो कि मेरे आने वाले संग्रह में आएंगी। जी जी। कविता का शीर्षक है आधी जगह। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिरहाने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिरहाने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कमल के पत्ते पर पानी कांपता है, कमल के पत्ते पर पानी कांपता है। चांद कांपता है जैसे राहु के डर से, बसंत के डर से कांपता है जैसे पतझड़। मैं कांपती हूँ आधे पन से, आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से। कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब नीलेश। दूसरी कविता है गहरे बादल। गहरे बादल, गहरे बादल। जी जी। एक दिन बहुत तेज गहरे बादल घिर आए। एक दिन बहुत तेज गहरे बादल घिर आए। एक बादल रुक गया, उसे देख मुझे तुम्हारी बहुत तेज याद आई। वहां भी बादल घिर रहे हैं क्या? एक दिन बहुत तेज गहरे बादल घिर आए। एक बादल रुक गया, उसे देख मुझे तुम्हारी बहुत तेज याद आई। वहां भी बादल घिर रहे हैं क्या? मैं अपने होने की यादों में भ्रमण करती हूँ, मैं अपने होने की यादों में भ्रमण करती हूँ। केले के पात से ढकती हूँ खुद को, तुम मुझे छीलोगे तो अनार के दानों की तरह खुद पर बिखरा पाओगे। मैं अपने होने की यादों में भ्रमण करती हूँ, केले के पात से ढकती हूँ खुद को, तुम मुझे छीलोगे तो अनार के दानों की तरह खुद पर बिखरा पाओगे।
तुम्हें प्यार करती हूँ इतना, तुम्हें प्यार करती हूँ इतना कि सफेद कागज पर लिखी अर्जी बन जाना चाहती हूँ। तुम्हें प्यार करती हूँ इतना कि सफेद कागज पर लिखी अर्जी बन जाना चाहती हूँ कि हमें प्यार करते हुए काम पर जाना है, कि लौटते हुए हमें फिर प्यार करना है, कि हमें काम करना है, लेकिन इस तरह नहीं कि हम एक दूसरे को प्यार ना कर सकें। हम दूर, बहुत दूर हैं, हम प्यासे हैं। रुका ठहरा बादल अचानक से बरस पड़ा। एक कविता है मेरी सहेलियां। जी जी जी, स्वागत, बहुत अच्छा। मेरी सारी पुरानी सहेलियां कहाँ होंगी इस समय? मेरी सारी पुरानी सहेलियां कहाँ होंगी इस समय, जिनकी कोई बात याद करते हुए अचानक से हंस पड़ती हूँ आज भी। मेरी सारी पुरानी सहेलियां कहाँ होंगी इस समय, जिनकी कोई बात याद करते हुए अचानक से हंस पड़ती हूँ आज भी। जिन्होंने कई बार रास्ता पार कराया, अपने हिस्से का खाना दिया, मेरे हिस्से की तुरपाई की, रुमाल काढ़ा। बहुत ज्यादा तबीयत खाने से मना करती थी, भरी बारिश में अचानक से छाता हटा लेती थी, फिर ओलों की तरह सबकी हंसी सड़क पर चमकती गिरती थी। किसी एक को मिली सजा को सब में बांट लेती थी, रोने को चढ़ाकर भगाती थी, झुंड बनाकर बारिश को देखती थी। अचानक कोई किसी एक को धक्का देती थी, सब एक दूसरे पर झूमती, पानी में तरबतर हो जाती थी। मेहंदी लगाती थी किसकी कितनी ज्यादा रची में जो सारा दिन गुजार देती थी। रविवार को गहरे काले घने लंबे बाल धोती थी और उन्हें सारा दिन छत पर सुखाती थी। बेर और लुगदो खाती थी, सूखे में नाव चलाती थी, पतंग उड़ाती थी, मंजे से उंगली कट जाने पर सारा दिन सीसी करती थी, चपेटे खेलती थी, अष्टाचंगा खेलते कोई दांव नहीं खेलती थी। दो की जगह में 7 अट जाती थी। वे 7 सहेलियां कहाँ होंगी अब? क्या अब भी वे मस्ती में डोलती फिरती होंगी? क्या वे भी मुझे याद करके हंस पड़ती होंगी आज भी? एक कविता सुना रही हूँ, डलिया। ये हमारे बुंदेलखंड अंचल में शादी ब्याह या खुशी के मौके पर डलिया जाती है एक घर से दूसरे घर। डलिया में पकवान जाते हैं, तो उसको हमारे यहाँ डलिया बोला जाता है। उसको एक बहुत सुंदर कपड़े से सजाया संवारा भी जाता है। और वो जनरली लड़की जब शादी के बाद ससुराल जाती है तो पहली दिवाली, पहली होली या हर अवसर पर दी जाती है। तो कविता का शीर्षक है डलिया। जीजी को करैया जीजा जी तब छोड़कर चले गए जब असल जीवन शुरू हुआ था। जीजी को करैया जीजा जी तब, करैया मतलब बहुत कड़ा व्यक्ति, मतलब हाँ जी। जीजी को करैया जीजा जी तब छोड़कर चले गए जब असल जीवन शुरू हुआ था। स्वाद आया था कि नमक छूट गया। नदी बगल से बहती है लेकिन प्यास से कंठ सूखता ही नहीं। सीधी राह में तनिक भी तिरछापन नहीं। भरी आवाज में बोली जीजी, हमरी डलिया बनवा लो बिन्ना, अब नहीं निभ रही हमसे। भरी आवाज में बोली जीजी, हमरी डलिया बनवा लो बिन्ना, अब नहीं निभ रही हमसे। ससुराल में जीजी की पहली होली पर बहुत बड़ी और रस से भरी डलिया गई थी, जिसमें मैदे की बड़ी बड़ी पूड़ियां, गूजा, पपड़िया, चटपटे नमक से भरे सेव, नुक्ती, बर्फी और गुलाब जामुन थी। माँ और बुआ ने गीत गाते डलिया को रंग बिरंगी साड़ी से सजाया था। कुछ इस तरह कि डलिया को ढकते हुए कपड़े पर कोई सिलवट न आए। कोई ताड़ नहीं सकता था कि उसके भीतर क्या है, लेकिन उसकी महक को बुआ और माँ छिपा ना पाई। ससुराल में डलिया के पहुंचते ही महक जीजी के गले लग गई। बंद डलिया की एक एक चीज को ताड़ गई जीजी। वो उस गीत को गुनगुनाने लगी जिसे माँ और बुआ ने डलिया को बनाते और बांधते गाया था। रस से भरी गुलाब जामुन खाते हुए जीजाजी जीजी को रस से भरी आंखों से निहारते थे। डलिया के पास से गुजरते जीजी को ठूसा मारते थे। माँ बुआ की रस से भरी रंग बिरंगी डलिया ने जीवन में रंगों की बारिश कर दी थी। क्या बात। वो रंग बिरंगी डलिया
जिसकी महक से जीजी लहकती थी। वो रंग बिरंगी डलिया जिसकी महक से जीजी लहकती थी, अब दुख से कराहती है। सुख में भेजी डलिया दुख में याद आती है। मैं 3 कविताएं और सुना रही हूँ। जी जी जी। एक कविता का शीर्षक है नकाब और पिछोरा। जी। नकाब और पिछोरा। पिछोरा जानते होंगे आप लोग, बहुत बड़ा होता है जिसको साड़ी के ऊपर पहना जाता है, पूरे यहाँ तक चेहरा ढका जाता है। तो हमारे यहाँ महिलाएं वो पिछोरा पहनती है। ज्यादा अब तो खैर नहीं है, गाँव में आज भी है। तो नकाब और पिछोरा। नकाब में रहोगी तो दुनिया औकात में रहेगी। नकाब में रहोगी तो दुनिया औकात में रहेगी। इस वाक्य को पढ़ते ही मैं उकड़ू बैठ गई, जिस तरह बुआ के सामने बैठती थी जब वो गांव की बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जाते खुद को पूरी तरह पिछोरे से ढक लेती थी। नकाब में रहोगी तो दुनिया औकात में रहेगी, इस वाक्य को पढ़ते ही मैं उकड़ू बैठ गई, जिस तरह बुआ के सामने बैठती थी जब वो गांव की बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जाते खुद को पूरी तरह पिछोरे से ढक लेती थी। रजिया बड़े होकर बुर्का पहनेगी, हम बड़े होकर पिछोरा ओढ़ेंगे, ये सोचते ही हमारे पेट में अजीब सा दर्द होता था, जो अजवाइन और काला नमक खाने से भी दूर नहीं होता था। जी जी जी। बुआ जब घर आती तो धैर्य से ही हंसते हुए पिछोरा उतार फेंकती थी। हमारे साथ आला पुकड़ी बाला पुकड़ी खेलते, उसके बाल खुल जाते थे, खुले लहराते काले बाल, और खुशी में लहकती बुआ। भीड़ भरे चौराहे पर पीठ पर बस्ता लादे ऑटो में छोटी छोटी बच्चियां बैठी। भीड़ भरे चौराहे पर पीठ पर बस्ता लादे ऑटो में छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं। वे रोज स्कूल आती जाती हैं, रोज किताबें पढ़ती हैं, रोज होमवर्क करती हैं, रोज खेलती हैं, ठुनकती हैं। वे रोज नकाब में रहोगी तो दुनिया औकात में रहेगी के संग बड़ी हो रही। चौराहे को पार करती ऑटो में लिखी ये पंक्ति जाने कहां कहां जाएगी। चौराहे को पार करते ऑटो में लिखी ये पंक्ति जाने कहां कहां जाएगी। ऐसी पंक्तियां रास्ता नहीं भूलती कभी, और मरती भी नहीं है ऐसी पंक्तियां। एक छोटी सी कविता है, समय और मुश्किल। जी जी। ये मेरा समय है जिसमें दर्ज नहीं मेरा होना, मेरा रहना, मेरा कहना। बहुत अच्छा। ये मेरा समय है जिसमें दर्ज नहीं होना, ये मेरा समय है जिसमें दर्ज नहीं मेरा होना, मेरा रहना, मेरा कहना। मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, मैं बहुत बोलती हूं, मैं वैसा नहीं कहती जैसा तुम चाहते हो। चुप तो मुश्किल, कहो तो मुश्किल, जागो तो मुश्किल, सो तो मुश्किल। ये कैसा समय है जिसमें दूध की मुस्कान में भी खोजे जाते हैं अर्थ। क्या बात है। ये कैसा समय है जिसमें दूध की मुस्कान में भी खोजे जाते हैं अर्थ, जिसमें चुप को कहना, जिसमें चुप को कहना और कहने को चुप समझा जाता है। बहुत अच्छा, क्या बात। ये आखिरी कविता सुना रही हूँ। इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में, कविता का शीर्षक है इस लोकतंत्र में। इस लोकतंत्र में। जी जी। मैं जीना चाहती हूँ लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं जीना चाहती हूँ लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं पेड़ को पेड़ कहना चाहती हूँ, उसके हरेपन और नए पत्तों में खिल जाना चाहती हूँ। तुम उसके इतिहास में जाकर कहते हो ये हमारे मूल का नहीं। तुम पेड़ की मूल प्रजाति में विश्वास करते हो, मुझे पेड़ के संग हरियाणे से रोकते हो। क्या बात। मैं जीना चाहती हूँ लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं पेड़ को पेड़ कहना चाहती हूँ, उसके हरेपन और नए पत्तों में खिल जाना चाहती हूँ। तुम उसके इतिहास में जाकर कहते हो ये हमारे मूल का नहीं। तुम पेड़ की मूल प्रजाति में विश्वास करते हो, मुझे पेड़ के संग हरियाणे से रोकते हो। जिस दिन गिलहरी ने अपना घोंसला बनाया पेड़ में, उस दिन से मेरा मन पेड़ के भीतर रहने लगा। जिस दिन गिलहरी ने अपना घोंसला बनाया पेड़ में, उस दिन से मेरा मन पेड़ के भीतर रहने लगा। गिलहरी कहीं भी किसी भी जगह, गांव, देश, परदेश में बना सकती है किसी भी पेड़ पर अपना घर। एक गिलहरी दूसरी गिलहरी से कभी नहीं पूछती तुम्हारा पूरा नाम क्या है।
मैं नदी सा बहता जीवन जीना चाहती हूँ, मैं नदी सा बहता जीवन जीना चाहती हूँ, तुम हो कि नदी को घाट से पाट देना चाहते हो। वाल्मीकि घाट पर खड़े हो झांकती हूँ नदी में, तुमने नदी को नदी से पाट दिया। जी। किसी एक को राष्ट्रीय बग्गी में सुशोभित करते हो, किसी एक को राष्ट्रीय बग्गी में सुशोभित करते हो, लेकिन हम सतरंगी सपनों के संग घोड़ी पर भी नहीं बैठ सकते। तुमने हमसे हमारे द्वीप छीने, सारा नमक ले लिया और सबसे ज्यादा खारेपन की उम्मीद हम ही से करते हैं। देश का संविधान कहता है हमें वोट देने का अधिकार है, तुम कहोगे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ जब नदी को नदी, पेड़ को पेड़ और अंधेरे को अंधेरा नहीं कह सकते, तो इस लोकतंत्र में किससे कहूं अपने मन की बात। बहुत खूब नीलेश जी, आधे मन और आधे जो भी आपने रूपक बनाया वहां से लेकर और यहाँ तक इस लोकतंत्र में बीच में और बहुत खूबसूरत मार्मिक कविता पढ़ी और पूरे संजाल में जो 7-8 कविताओं का पुष्पगुच्छ था। बहुत आभारी हैं नीलेश जी, ऐसे ही सामान्य विषयों पर कविताएं लिखकर भीतर मन के उतर कर अपने मन की बात कहती हैं। और कितने धीमे से इन्होंने एक राजनीतिक कविता पढ़ दी है जिसका तापमान, जिसके दर्जे हरारत को आप नोट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कवि जानता है कि किस जगह पर उंगली रखी जाती है और कैसे रखी जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपको। और अब बहुत बहुत शुक्रिया। मुड़ते हैं राकेश मिश्री की ओर। एक आग्रह यह रहेगा कि 6:30 या लगभग 6:35 पर रामदर्श जी से हम आग्रह करेंगे कि वे संबोधित करें। तो इस बीच लेकिन हम राकेश जी से चाहेंगे कि एक कविता या 2 कविता वे पढ़ चुके होंगे, तब मैं रामदर्श जी से कहूंगा कि वे कहेंगे, क्योंकि आज एक इंटरव्यू में उन्हें प्रस्तुत होना है 7 बजे, तो उसके लिए उनको देर ना हो, वे इसको सुन रहे हैं। तो राकेश जी की ओर हम मुड़ रहे हैं। हाल के दशक में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। जैसा कि मैंने कहा कि छात्र जीवन में उनके पास जो कविता की पूंजी थी, उन कविताओं का निर्वासन खत्म होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा और उनके 3 संग्रह आए, तो पोएटिक जस्टिस कहते हैं। अपनी बंद कविताओं की पोटली खोली और 3 संग्रह उनके हाजिर हुए। उसके पहले उनका संग्रह शब्दगात आ चुका था, लेकिन उसे खास चर्चा नहीं मिली। लेकिन अटक गई नींद और चलते रहे रात भर और जिंदगी एक कण है, इसको विशेष चर्चा मिली। उनका 4था संग्रह आने वाला है और हाल ही में उनके कवि व्यक्तित्व पर एक अच्छी किताब संपादित हुई डॉक्टर रमा और उनके शिष्यों के संपादन में। तो मैं कहना चाहता हूं कि कविता के महाविस्तार में राकेश मिश्री ने हाल में अपनी पहुंच और प्रवेश दर्ज किया है, लेकिन अब उसका विस्तार काफी बढ़ता गया है। जैसे चलते चलते व्यक्ति अपने अभ्यास को हासिल कर लेता है, वैसे इस काव्याभ्यास के दौर में उनकी साफगोई, उनकी आत्मीयता, उनका आत्मनिरीक्षण और धीरे धीरे जो छीलने और रचने वाली प्रक्रिया जिसका मैंने पहले इस्तेमाल किया था, वो उनकी कविताओं में कमाल से प्रकट होती है। और जिसे कहते हैं कि ऐसी कविताएं एक प्रशासक के भीतर की नरमाई और गरमाई दोनों का उदाहरण बन जाती हैं। ऐसे राकेश मिश्री हमारे बीच हैं जो ये कहा करते हैं कि एक बच्चे की आवाज जीरे की महक से सराबोर फेरी लगाती है मेरी चेतना की गली में। ऐसा रूपक बांधने वाला कवि जिसके पास चेतना की स्वच्छ पाटी है, जिस पर प्रेम की अमिट स्याही से कुछ लिखा जा सकता है। छंदबोध तो उनका क्या ही उन्नत किस्म का है। उनकी बहुत सारी कविताएं हमने पढ़ी हैं, लेकिन एक कविता केवल इस बात के लिए कि इस कवि का नुकीलापन हमें कहां ले जाता है। वे कहते हैं कि गांव में पानी साफ था, गांव में सड़क नहीं थी तब। गांव में पानी साफ था, गांव में सड़क नहीं थी तब। गांव में सड़क है, गांव में पानी साफ नहीं है। गांव में जब पानी साफ होगा, गांव में जब सड़क बनेगी, तब मैं डरता हूं कहीं गांव ही न रहे, गांव ही न। तो इस तरह की आशंकाओं और असमंजस में जो घिरा कवि है, वह देश का नियति का भविष्य फल भी बांचता है और वर्तमान के नरक को अपने रूपकों में, मिथकों में, अपने रचनाओं में उसे उकेरता भी है। ऐसे राकेश मिश्री से आग्रह है। वे लखनऊ से आते हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो जाहिर है कि किसी भी प्रदेश का कोई हो, चाहे कविता का मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, सबके पास अपने सवाल है और अपने उत्तर हैं। लेकिन कवि के पास अनूठे सवाल होते हैं, कुछ अनूठे उत्तर होते हैं। राकेश मिश्र से आग्रह करता हूं कि वे कृपया 2 कविताएं सुनाएं, जिससे कि मैं रामदर्श जी को बीच में आग्रह करूं और फिर वे अपनी कविताएं जारी रखें। राकेश मिश्र जी। सादर प्रणाम करता हूँ ओम जी, आदरणीय रामदास मिश्रा जी को, आदरणीय शकुंतला मिश्र जी को। मैम का जन्मदिन है, उनको बधाई देता हूँ। और राकेश जी को, नीलेश जी को, सबको और सभी सुनने वालों को सादर प्रणाम करता हूँ।
हमें दिल्ली की वो आपकी भेंट याद आती है जब आपने कई बार चर्चा किया कि आदरणीय रामदास मिश्र जी के यहाँ चलना है जी। और मैं नोएडा से वहां से मेरा तबादला हो गया, दूर जिले में वहां चला गया, फिर मैं लखनऊ आ गया। तो उस चीज को अभी याद करता हूँ। कोरोना का काल उसके बाद आया जब मिलना जुलना सब बंद हो गया। तो जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है, बल्कि सबसे बुलंद यही आवाज है। ओम जी कुछ अभी कोरोना अप्रैल महीने में बहुत ज्यादा था, तो मैंने कोरोना के ऊपर लगातार कविताएं लिखी, 4-5-6 कविताएं लिखी। जी जी जी, सुनाएं। तो ये कुछ छुट्टी है, तो एक कविता मैं शुरू कर रहा हूँ, लंबी है, वो खत्म होते होते आदरणीय रामदास जी मिश्र जी के बोल का समय आ जाएगा। इस लंबी कविता के बाद उससे आग्रह करेंगे तो हम इस लंबी सुनते हैं। कविता का शीर्षक है रज्जन सर। रज्जन सर यही नाम जानता रहा बरसों से, रज्जन सर यही नाम जानता रहा बरसों से, छोटे मोटे आधे गंजे और शर्ट की बटन तोड़ते पेट वाले, और शर्ट की बटन तोड़ते पेट वाले अपनी पुरानी वेस्पा स्कूटर पर बैठे हुए भरी दोपहरी धूप में स्कूल का गेट निहारते, भरी दोपहरी धूप में स्कूल का गेट निहारते, अपने इकलौते प्यारे गोलू मोलू बेटे के लिए कभी नहीं देखते इधर उधर, कभी नहीं देखते इधर उधर। कितनी बार मैं अपनी गाड़ी में बैठा उन्हें देखता और सोचता कि पेड़ की छाया में क्यों नहीं खड़े होते रज्जन सर। कई बार मैं अपनी गाड़ी में बैठा उन्हें देखता और सोचता कि पेड़ की छाया में क्यों नहीं खड़े होते रज्जन सर। मेरी बेटी को बायोलॉजी की ट्यूशन पढ़ाते थे, मेरी बेटी को बायोलॉजी की ट्यूशन पढ़ाते थे। मैंने उन्हें पढ़ाते कितनी बार देखा होगा। एक एक फैक्ट याद था उन्हें, एक एक फैक्ट याद था उन्हें, याद करा देते थे पूरी बायोलॉजी। उन्हीं के पढ़ाने से डॉक्टर हुई मेरी बेटी, उन्हीं के पढ़ाने से डॉक्टर हुई मेरी बेटी। कितने सारे डॉक्टर देश विदेश में हैं रज्जन सर के पढ़ाए हुए, कितने सारे डॉक्टर देश विदेश में हैं रज्जन सर के पढ़ाए हुए। उनके ड्राइंग रूम व अध्ययन कक्ष में कितनी सारी तस्वीरें हैं डॉक्टर बने बच्चों, उनके ड्राइंग रूम व अध्ययन कक्ष में कितनी सारी तस्वीरें हैं डॉक्टर बने बच्चों की। मेरी बेटी बताती थी पढ़ने में बहुत तेज है रज्जन सर का बेटा, मेरी बेटी बताती थी पढ़ने में बहुत तेज है रज्जन सर का बेटा। इधर बच्चे बड़े हो गए और छूट गए रज्जन सर, इधर बच्चे बड़े हो गए और छूट गए रज्जन सर। नहीं पता उनका बेटा डॉक्टर हुआ या नहीं। कभी नहीं मिले रज्जन सर मुझसे, कभी नहीं मिले रज्जन सर मुझसे। कहीं खो गए बाकी ट्यूशन टीचर्स की तरह, कहीं खो गए बाकी ट्यूशन टीचर्स की तरह। फिर अप्रैल महीने में कोरोना की खबरें ही जरिया बन गई कई पुरानी जान पहचान के फिर से नया बनने अथवा पुनः खो जाने की। फिर अप्रैल के महीने में कोरोना की खबरें ही जरिया बन गई कई पुरानी जान पहचान के फिर से नया बनने अथवा पुनः खो जाने की। इतने लोग फोन करते तो या तो कोई मर गया होता है अथवा ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर बेड के लिए, अथवा ऑक्सीजन सिलेंडर अथवा वेंटिलेटर बेड के लिए। रज्जन सर का तो कोई फोन ही नहीं आया, रज्जन सर का तो कोई फोन भी नहीं आया, जबकि वो अपने पढ़ाए हर बच्चे की पूरी खबर रखते थे। रोज फेसबुक और अखबार भरे रहते हैं मृत्यु की खबरों से, जैसे सही में या तो जीवित है या मर चुका है हर आदमी, जैसे सही में या तो जीवित है या मर चुका है हर आदमी। हर रोज सोचता है मरने के बारे में, आज नहीं तो कल, हर रोज सोचता है मरने के बारे में, आज नहीं तो कल। रज्जन सर तो कहीं थे ही नहीं मेरी चेतना के आसपास, रज्जन सर तो कहीं थे ही नहीं मेरी चेतना के आसपास। कि अचानक फिजिक्स सर का फोन आया एक दिन जी, कि अचानक फिजिक्स सर का फोन आया एक दिन। मैंने सोचा कि नहीं उठाऊं, मदद तो हो नहीं पाएगी, और डरते हुए कॉल रिसीव की। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, अपना डर साझा करने को फोन किया था, अपना डर साझा करने को फोन किया था। कहा कि वो ठीक है पर डर के मारे पढ़ाना छोड़ दिया है, कहा कि वो ठीक है और डर के मारे पढ़ाना छोड़ दिया है। बात खत्म होते होते रज्जन सर उपस्थित हो गए, बात खत्म होते होते रज्जन सर उपस्थित हो गए एक मृत्यु की खबर के रूप में, एक मृत्यु की खबर के रूप में। रज्जन सर, पहले रज्जन सर और 6 दिन बाद उनका होनहार बेटा, पहले रज्जन सर और 6 दिन बाद उनका होनहार बेटा। उनकी पत्नी को तो पता ही नहीं कैसे हुआ अंतिम संस्कार, उनकी पत्नी को तो पता ही नहीं कैसे हुआ अंतिम संस्कार। रज्जन सर और उनका बेटा दोनों मरे एक दूसरे की नाजानकारी में, रज्जन सर और उनका बेटा दोनों मरे एक दूसरे की नाजानकारी में, अलग अलग अस्पतालों में,
तो उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? कितने नामी डॉक्टर हैं महानगर के कोने कोने में उनके पढ़ाए हुए, कितने नामी डॉक्टर हैं महानगर के कोने कोने में उनके पढ़ाए हुए। क्या पता किया हो फोन? दौड़े हो बेटे को बचाने के लिए, और कोई खबर अखबार में नहीं क्यों? मैंने गूगल किया तो वहां भी नहीं थे रज्जन सर। तो क्या रज्जन सर कहीं है ही नहीं? क्या पहले से ही हम सब नहीं थे रज्जन सर के लिए? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर के अनेक डॉक्टरों को पढ़ाने वाला ट्यूशन टीचर मर गया गुमनाम? अथवा दूसरे के बच्चों के सपनों को मजबूती देने वाले रज्जन सर खुद जीतने लगे थे अपना, अथवा दूसरों सपनों के कैसे देखेंगे गुमनाम मौत को उनके पढ़ाए इतने सारे डॉक्टर? कैसे देखेंगे उनके गुमनाम मौत को उनके पढ़ाए इतने सारे डॉक्टर? महामारी में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे तो सिर्फ इतना सोचते रहना है कि मैं जिंदा हूं और मुझे जीवित रहना है। मुझे तो सिर्फ इतना सोचते रहना है कि मैं जिंदा हूं और मुझे जीवित रहना है। तो ये कविता थी ओम जी रज्जन सर के बारे में। बहुत ही मार्मिक कविता है। ये पहली कविता अगर समय हो तो दूसरी सुनाओ, नहीं तो आदरणीय रामदास मिश्र मैं उन्हें बुलाता हूँ। आपको तो हम सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, ये कवि गोष्ठी जारी है अभी। जी। और डॉक्टर स्मिता जी रामदास जी से जरा कहें कि वे कृपया आने का कष्ट करें और अपनी कविताएं सुनाएं कवि मित्रों को। प्रोफेसर स्मिता जी। स्मिता मिश्री जी डॉक्टर साहब। राकेश जी पढ़ चुके हैं और एक लंबी कविता, और हम आपसे आग्रह करते हैं क्योंकि आपके सानिध्य में गोष्ठी है तो कुछ आशीर्वाद और दो तीन कविताएं सुनाएं। धन्यवाद ओम जी। इतनी अच्छी कविताएं सुनी और आप लोगों का इतना मूल्यवान सानिध्य हमसे प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जोर से राकेश सिंह जी, राकेश मिश्र जी, नीलेश जी, वेद मित्र जी और ओम जी, ये सभी जो अलग अलग तरह से कविता का रस बरसते रहे हैं, मैं उनसे भरा हुआ हूँ और धन्यवाद देता हूँ। नीलेश जी से मेरी मुलाकात बहुत दिन बाद हो रही है। हमको याद होगा किताब घर के समारोह में हमसे उनसे मुलाकात हुई थी, तो आज हमको देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है। और रेणु जी और मिश्र जी को मैं पहली बार देख रहा हूँ क्या, तो यह भी एक सुख है कि कविता के साथ साथ अपने अनेक मित्रों से भेंट मुलाकात रहती है, और ये बहुत बड़ी बात है खास करके कोरोना के जमाने में। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, इसलिए मैं उनसे संबंधित दो कविताएं सुनाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस पूरे काव्य सदन के कवि सदन की ओर से सरस्वती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल मैं जो कुछ बना हूँ, उनमें सरस्वती जी की भूमिका बहुत मूल्यवान है। जोरदार तालियों से स्वागत है आपका। मैं में कविताएं लिखता है, लेकिन इन्होंने जो सहयोग दिया है हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, और सबसे बड़ी बात यह कि
पहली पाठिका यह होती है हमारी कविताओं की, कहानियों की, और अपनी राय देती हैं और उसके उस राय का मैं सम्मान करता हूँ। तो मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। दरअसल 60 कुछ दिन पहले, यानी 11 साल पहले हमारी शादी के 60 साल हुए थे। तो उसको मैंने एक कविता लिखी थी, पहले उसको मैं सुना रहा हूँ। जी जी। साथ साथ चलते जाने कब 60 बरस बीते। क्या बात। साथ साथ चलते जाने कब 60 बरस बीते। एक हाथ में थी कविता, दूजे में थी रोटी। एक हाथ में थी कविता, दूजे में थी रोटी। हम तानते रहे दोनों की लय छोटी छोटी। हम तानते रहे दोनों की लय छोटी छोटी। चलते रहे सफर में हम यूं ही खाते पीते। साथ साथ चलते जाने को साथ पीते। क्या बात। जब आया जंजला पांव कांपने लगे डर से। जब आया जंजला पांव कांपने लगे डर से। बढ़कर थाम लिया हमने एक दूजे को कर से। बढ़कर थाम लिया हमने एक दूजे को कर से। कितना कुछ टूटा फूटा पर हम न कभी रीते। कितना कुछ टूटा फूटा पर हम न कभी रीते। साथ साथ चलते जाने को 60 बरस बीते। छोटे छोटे सुख पंछी हरकाते थे पांखें। छोटे छोटे सुख पंछी हरकाते थे पांखें। छोटे छोटे सपनों से भर आती थी आंखें। छोटे छोटे सपनों से भर आती थी आंखें। गिरे पड़े पिछारे से भी, गिरे पड़े पिछारे से भी, पर आखिर जीते। पर आखिर जीते। साथ साथ चलते जाने को 60 बरस बीते। खुद के गिरने पर तुम कितना हंसती थी। खुद के गिरने पर तुम कितना हंसती थी। पर मेरी छोटी सी डगमग तुमको डसती थी। पर मेरी छोटी सी डगमग तुमको डसती थी। भर आते थे जीवन मध से फल विष से पीते। भर आते थे जीवन मध से फल विष से पीते। आखिरी है, जब जब हुआ दूर घर से तन्हा हो घबराया। जब जब हुआ दूर घर से तन्हा हो घबराया। तब तब लगा मुझे कोई स्वर तुम जैसा आया। तब तब लगा मुझे कोई स्वर तुम जैसा आया। घबराना मत तन्हाई से मैं तो हूँ मीते। घबराना मत तन्हाई से मैं तो हूँ मीते। साथ साथ चलते चलते को 60 बरस बीते। एक कविता है। अब तो हमारे आंगन में गौरैया बहुत थी। बहुत कम पंछी जो है सवेरे सवेरे उड़ते थे और पत्नी को घेर करके दाना मारते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी को दूध सजाने में थोड़ी देरी हो गई। तो चिड़ियों का क्या दर्द था, क्या उनकी चाह थी, मैं उसको सुनाता हूँ। जी जी जी, स्वागत। शीर्षक है आंगन में। चाचा चाचा चाचा, अरे रुको बच्चों, अरे रुको बच्चों। घर में प्रवेश करते हुए पत्नी ने कहा, चाचा चाचा चाचा, अरे जरा रुको शैतानो। आज
आज थोड़ी देर हो गई तो आसमान से तो उठा लिया, चहचह 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 सैकड़ों गौरैयों का झुंड बेचैन सा मेरे आंगन में चक्कर काटता रहा। अमरूद के पेड़ पर बैठकर हल्ला करता रहा। पत्नी को देखते ही उनके इर्द गिर्द उड़ाने भरने लगा। चाचा चाचा कहाँ थी कहाँ थी? अरे बच्चों, मैं समझ रही हूं कि विलंब होने से तुम लोग नाराज हो। अरे बच्चों, समझ रही हूं कि विलंब होने से तुम लोग नाराज हो। और क्या करती? दूध लेकर लौट रही थी तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल गया। दूध लेकर लौट रही थी तो रास्ते में बूढ़ा आदमी मिल गया जो न जाने कब से एक पता खोज रहा था, जो न जाने कब से एक पता खोज रहा था। उसे वहां पहुंचाकर आ रही, उसे वहां पहुंचाकर आ रही हूं। चाचा चाचा चाचा, अच्छा किया अच्छा किया। पूजा नहीं मेरे बच्चों, पहले तुम्हारी पेट पूजा। पत्नी ने आंगन में चावल बिखेर दिए और मुस्कुराकर खड़ी हो गई। चिड़िया उनके पास बच्चों की तरह खुदकती रही, दाने चुगती रही और दिन भर की उड़ान समाती रही उनके पंखों में चुपचाप। और दिन भर की उड़ान समाती रही उनके पंखों में चुपचाप। अब वे चुप थी, अब वे चुप थी, किंतु उनकी चुप्पियां गा रही थी। वे चुप थी लेकिन उनकी चुप्पियां गा रही थी और पेड़ के पत्ते पत्ते पर छूटे हुए उनके स्वर फूल की तरह खिल रहे थे। एक सुबह उभर रही थी इस घर में स्वर्ण मंदिर की तरह। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब का ये संबोधन और उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद, उनकी कविताएं और चिड़िया और डॉक्टर साहब की कविताओं में तो बहुत ज्यादा बसंत है, बहुत ज्यादा बारिश है, सावन है, आषाढ़ है। और कवि मुझे लगता है कि मौसमों का प्रवक्ता होता है और ऋतुओं का गायक होता है। और रामदर्श जी ने जो जिंदगी जी है, जिसमें एक बड़ा कालखंड उन्होंने जिया है, तो उस कालखंड के जितने सुख दुख हैं, उनके भोक्ता प्रयोक्ता, उसके रचनाकार हैं वे। और जैसा कि मैंने कहा कि सदी के हिंदी विश्व के एक महान हस्ताक्षर है वे। बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए राकेश जी ने जो अभी अपनी कविता से शुरुआत की थी, रज्जन, जिनके बनाए कितने डॉक्टर लेकिन वे गुमनामी में चले गए और एक ऐसा रूपक उन्होंने बांधा कि उस कविता की मार्मिकता में हम खो गए। जैसे वास्तव में वो हमारे आसपास का सच लगता है। राकेश जी से आग्रह है कि वे अपनी कविताएं जारी रखें। राकेश मिश्र। अरुण जी, आपका हार्दिक आभार। ये कोरोना की कविता है, ये भी शीर्षक है आशाएं। जी जी, कविता का शीर्षक है आशाएं। आशाएं। कोलतार की नदी हो चुकी हैं सड़कें, कोलतार की नदी हो चुकी हैं सड़कें, आपका माइक जी जी धन्यवाद, बंद कर दिया। हाँ जी जी, कविता का शीर्षक है आशाएं। जी। कोलतार की नदी हो चुकी हैं सड़कें, जिसमें सांसें डूब रही हैं आने जाने वालों की। उखड़ती सांसों से हुई हवा की भारी बचत को जमा करने में लगे हैं लोग। उखड़ती सांसों से हुई हवा की भारी बचत को जमा करने में लगे हैं लोग। ऑक्सीजन सिलेंडरों से लीक हुई हवा आंधी की शक्ल ले लेती है अब तक। जी जी जी, ऑक्सीजन सिलेंडरों से लीक हुई हवा आंधी की शक्ल ले लेती है अब तक। उखाड़ देती है कई छायादार पेड़, उखाड़ देती है कई छायादार पेड़। हमेशा साफ रहता है आसमान, हमेशा साफ रहता है आसमान। कोई गंदा नहीं करता उसे, बीमार पड़े हैं घर के सारे बच्चे। हमेशा साफ रहता है आसमान, कोई गंदा नहीं करता इसे, बीमार पड़े हैं घर के सारे बच्चे। बेहिसाब चमकते तारों को गिनने वाले भर्ती हैं अस्पतालों में, बेहिसाब चमकते तारों को गिनने वाले भर्ती हैं अस्पतालों में। रातों में कुर्सी पर ऊँगता हुआ सिग्नल मैन, जी, रातों में कुर्सी पर ऊँगता हुआ सिग्नल मैन भूल जाता है समय समय पर ग्रीन सिग्नल।
भूल जाता है समय समय पर ग्रीन सिग्नल और अटकी रह जाती हैं सांसें आउटर पर ही, और अटकी रह जाती हैं सांसें आउटर पर ही। बेआवाज होती हैं उखड़ती सांसें, बेआवाज होती हैं उखड़ती सांसें। रोचक नहीं रहा मुर्दा शरीरों को गिनना, रोचक नहीं रहा मुर्दा शरीरों को गिनना। इलाज से आसान लगती है मृत्यु, इलाज से आसान लगती है मृत्यु। बीमार से अनमनस्क परिचारक, बीमार से अनमनस्क परिचारक अपनी ड्यूटी समाप्त देखना चाहते, क्या बात, ड्यूटी समाप्त देखना चाहते हैं। आशाएं, अंतिम पंक्ति है इस कविता की, आशाएं फिर लौटेंगी धरती पर, आशाएं फिर लौटेंगी धरती पर, सब कुछ ठीक होने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद। और इसी की कविता ओम जी आपको कोरोना की ही कविताएं एक दो सुना। सुबह मैंने सोचा क्या सुनाऊं, तो मुझे लगा यही कविताएं सुनाऊंगा, अभी लिखी मैंने जो। जी 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 ये कविता है, जो अगली कविता है वो है सांस, सांस, महामारी से ही जुड़ी कविता है जी। हौंकने भर सांस चाहिए हर डूबने वाले को, हौंकने भर सांस चाहिए हर डूबने वाले को। बार बार हाथ पैर मारकर पानी की सतह से ऊपर आते ही, बार बार हाथ पैर मारकर पानी की सतह से ऊपर आते ही कितना देख पाता है जगत डूबता पाट, कितना देख पाता है जगत डूबता हुआ आदमी। मछुआरे के जाल में आते ही अथवा बंसी से जल के बाहर झटके से खींची गई मछलियों की देह, मछुआरे के जाल में आते ही अथवा बंसी से जल के बाहर झटके से खींची गई मछलियों की देह सांस के लिए उछलती गिरती है कई बार, सांस के लिए उछलती गिरती है कई बार। महामारी में हर क्षण खींचते फेफड़े खींचते हैं प्राणवायु दम भर, महामारी में हर क्षण खींचते फेफड़े खींचते हैं प्राणवायु दम भर। और रसोइयों के हाथ में तलवार होती है, और रसोइयों के हाथ में तलवार होती है, खो जाती है हवा देह के अंदर ही कहीं, खो जाती है हवा अंदर ही कहीं देह में। शहर में सलीके से लिपे, शहर में सलीके से लिपे पुते चौड़े मार्ग, शहर में सलीके से लिपे पुते चौड़े मार्ग। हील गए सालों साल पुराने छायादार पेड़, हील गए सालों साल पुराने छायादार पेड़। महल सदृश घरों के बोनसाई बगीचों में, महल सदृश घरों के बोनसाई बगीचों में अंतिम सांसें ले रहे हैं देसी विदेशी पौधे, अंतिम सांसें ले रहे हैं देसी विदेशी पौधे। हवा से ऑक्सीजन सोखने की मशीनें, हवा से ऑक्सीजन सोखने की मशीनें धनिकों का नया व्यापार है, धनिकों का नया व्यापार है। सभी को नहीं मारती महामारी, सभी को नहीं मारती महामारी। नया नहीं है मुर्दा शरीरों से व्यापार आदमी के लिए, नया नहीं है मुर्दा शरीरों से व्यापार आदमी के लिए। जीने को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं, लकड़ी नहीं जलाने को मुर्दा दे। क्या बात है, क्या बात। जीने को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं, लकड़ी नहीं जलाने को मुर्दा दे। जेठ बैसाख की मरैल नदी, जेठ बैसाख की मरैल नदी कहां तक ढोएगी मृत शरीरों का बोझ, कहां तक ढोएगी मृत शरीरों का बोझ। इतने पर भी नाराज नहीं है प्रकृति, इतने पर भी नाराज नहीं है प्रकृति। जल्दी ही आएगा मानसून इस साल, जल्दी ही आएगा मानसून इस साल। पुनर्यमुना होगी नदी, पुनर्यमुना होगी नदी और पानी में बह जाएंगे सारे गुनाह। क्या बात, पानी में बह जाएंगे सारे गुनाह। तो ये कोरोना की यही दौरान लिखी कविता, दूसरी कविता थी। उनके समय हो तो अगली सुनाऊं, नहीं तो फिर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, समय है समय। तो ये सुने सुई, थोड़ी सी अलग कविता है जी। कविता का शीर्षक है सुई। थोड़ी मुश्किल से सज्ज होती हैं उंगलियां, थोड़ी मुश्किल से सज्ज होती हैं उंगलियां बटन वाली छोटी सुई पर जी। थोड़ी मुश्किल से सज्ज होती हैं उंगलियां बटन वाली छोटी सुई पर। चुप जाए सहसा तो दर्द होगा, रक्त में शर्करा नापते अकुचक जितना। चुप जाए सहसा तो दर्द होगा, रक्त में शर्करा नापते अकुचक जितना। वैसे ही सुई की नोक बराबर, वैसे ही सुई की नोक बराबर घाव देता है असफलता का सहज संबोधन। क्या बात। वैसे ही सुई की नोक बराबर घाव देता है असफलता का सहज संबोधन, असफलता का सहज संबोधन। घर या बाहर जब कभी घेर लेते हैं, घर या बाहर जब कभी घेर लेते हैं असफलता के सांकेतिक संबोधन। यदा कदा तो चीटी बराबर घावों से भर जाता है
देह का ओठ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाव से भर जाता है देह का ओर छोर। दूर से ही प्रतिध्वनित होती है हास्य की कालिमा। दूर से ही प्रतिध्वनित होती है हास्य की कालिमा। तब व्यर्थ होता है समय का आगमन। तब व्यर्थ होता है समय का आगमन, और व्यर्थ होता है यह कथन भी कि जगह नहीं बची है। तब व्यर्थ होता है यह कथन भी कि जगह नहीं बची है देह पर और घाव के लिए। व्यर्थ होता है यह कथन भी कि और जगह नहीं बची कि देह पर की और जगह नहीं बची है और घावों के लिए। तो ये अगली कविता थी ओम जी, और उम्मीद है कि आदरणीय रामदास मिश्र जी को अच्छी लगी होगी। मैं क्या बताऊं, कुछ चीजें ऐसी रहती जिंदगी में जो आपको। अच्छा, ये कविता आदरणीय ओम जी मैंने अभी 3-4 दिन पहले लिखी थी, बहुत छोटी कविता, आप जानते, छोटी सुनाए, उससे बल्कि समाहार करें बहुत अच्छा लगेगा जी। और ये थोड़ी अलग तरह कविता है, शीर्षक है लड़कियां। जी जी। ये घटना हुई मेरे साथ, इससे मैं लिखा इसको। बिल्कुल। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की ओर जी। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की ओर बेतहाशा दौड़ते वाहनों की अनवरत कतारों के किनारे। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की ओर बेतहाशा दौड़ते वाहनों की अनवरत कतारों के किनारे खुद को बचाते हुए खड़ी है। खुद को बचाते हुए खड़ी है वो पुलिस वर्दी लड़कियां। वो पुलिस वर्दी लड़कियां सड़क पार करने की कोशिश में ना जाने कब से। दोबारा सुना रहा हूं जी इसको। जी 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 जी। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की ओर बेतहाशा दौड़ते वाहनों की अनवरत कतारों के किनारे खुद को बचाते हुए खड़ी हैं दो पुलिस वर्दी लड़कियां, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जी, सड़क पार करने की कोशिश में ना जाने कब से। ओह, क्या बात है, क्या संकेत दे दिया आपने। दो पुलिस वर्दी लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सड़क पार करने की कोशिश में ना जाने कब से। ये कविता समय का बताएगा ओम जी, समय का बताइएगा, कवियों का तो आप एक और अपने मन अनुकूल पढ़ दें और उसके बाद हम इसको जाल समेटते। तो क्या गीत सुना दूं ओम जी? अरे सपनों में आज वही बात नहीं तेरी कहीं, आज पुरवाई वही बात नहीं तेरी कहीं। और आपको लखनऊ के प्रिंसिपल साहिबा सुन रही हैं, डॉक्टर भारती सिंह जी। सादर प्रणाम करता हूँ जी जी। ऐसे ही जब आपसे बात होती है तो गीतों की बात, ओम जी आपका नाम सामने आया तो कविता काम में है, और क्या की बात, गीत आपका नाम आता है तो गीत सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। और आपका गुणगान जो है सामने आता है ओम जी, और हमेशा ये और गीत को कहना छोड़ दिया था उन्होंने, पर आपसे जब सानिध्य हुआ तो जब आपकी बातें बार बार पूछती हैं कि जो गाया गया तो नहीं गाया गया, भुला दिया गया है। यस, ये आज भी सच है और ये कल भी सच था। तो ओम जी, तो जो गीत हमारे हैं, हमने बहुत गीत लिखे, 2001 बताया था आपको, बहुत पहले गीत है, ये भी सब जैसे गीत सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो उदासियों का बादल हटेगा। हाँ क्यों नहीं। आज रात उदास रही क्यों, आज रात उदास रही क्यों, कोई लगन सी बात नहीं क्यों, कोई लगन सी बात नहीं क्यों, डरते रहे खुद ही अंधियारे, डरते रहे खुद ही अंधियारे, एक अपरिचित प्यास रही, एक अपरिचित प्यास रही। चंदा तारे झिंगुर जुगुन, चंदा तारे झिंगुर जुगुन, सबके सब थे पास नहीं, सबके सब थे पास नहीं। मन तो दूर सफर में खोया, मन तो दूर सफर में खोया, पर अपने थे हाथ नहीं, पर अपने थे हाथ नहीं क्यों, आज रात उदास रही क्यों, कोई लगन सी बात नहीं क्यों। अंतिम पंक्तियां हैं ओम जी।
मैं तो विरह की जात न मानूं, मैं तो विरह की जात न मानूं, तेरी मैं तो विरह की जात न मानूं, बात हुई। अगली लाइन पर बहुत श्वास आता है, जब थोड़ा सा करेगा। मैं तो जी, मैं छोटा सा गीत था जी, और बस सोम जी साहब आदेश करें। बहुत अच्छा लग रहा है। और गीतों की जो बात चली है, गीत, चौपाई, दोहा, विभिन्न काव्य शैलियां हैं, हमारे काव्य के बटवृक्ष ये सब शैलियां हैं, और हमने कभी इसमें भेद नहीं किया है। मनुष्य मन को सींचने और उसमें रमने वाली जितनी भी शैलियां हैं, जिनका कि आविष्कार इस मनुष्य ने ही किया है, समय समय पर जो जहां उचित लगता है, यथा समय रोचते तथेदम परिवर्तते, ये हमारे काव्य संसारे का जो लक्षण है वो वही है कवियों के लिए। बहुत अच्छा लगा इस काव्य संध्या में, जो कि रामदर्श मिश्र जी की अध्यक्षता और उनके सानिध्य में संपन्न हो रही है, जिसमें कि नीलेश रघुवंशी जी के नए रंग सुने हमने कविताओं पर। मैं उनकी कविताओं का बहुत मुरीद हूँ, उनकी कविताओं पर लिखा भी है, और लिखकर ऐसे लगता है कि कई बार वो छूट जाती हैं। बड़े कवियों का लक्षण होता है कि जितनी बार आप उन्हें पकड़ते हैं वे उन चंचल मछलियों की तरह होती हैं, उनके आशय, उनकी प्रतीतियां की बार बार छूट जाती हैं। एक बड़े कवि की विशेषता ये है। दूसरी बात जो मैंने कहा कि आपने गीत की बात की, जो गाया नहीं गया है, भुला दिया गया है, उसमें एक और जोड़ने की, जो स्मृति में जुड़ नहीं सकता, टक नहीं सकता। कुछ स्मृतिवान होते हैं विद्यार्थी संस्कृत के या फिजिक्स के, तो सब सूत्र लेते हैं, लेकिन सामान्यतः जैसे कि हम अपने बाल्यकाल में जिन कविताओं को पढ़ते हैं, वे हमारे भीतर संस्कारों की जड़ें जमाते हैं। उसके बिना हम अधूरे हो जाएंगे। सीधे मुक्तिबोध को हम नहीं पढ़ सकते, सीधे केदारनाथ सिंह को नहीं पढ़ सकते। केदारनाथ सिंह को पढ़ने के लिए भी हमें धान उगेगे कि प्राण उगेगे जैसे गीतों के साथ उनको पढ़ना पड़ता है। जैसे कभी हमने नीरज को पढ़ा, बच्चन को पढ़ा। ये सब कविता के ऐसे अभिप्राय हैं जिन सीढ़ियों पर पांव रखे बिना कविता तो आ जाएगी, कविता की रसिकता नहीं आएगी। आप कहीं बोलें तो लगे कि कुछ काव्य में बोल रहे हैं। तो इस तरह की बात जो है, पूरा कविता का वातावरण उपस्थित होता है। उसमें हमारी बांसुरी पर जो मंगल ध्वनि थी वो भी बहुत ही मौसम के अनुकूल थी, और मन का, मौसम का, कविता का। और आपने देखी किस तरह से राजनीतिक कविता में साहस के साथ प्रवेश किया। यानी मगध में शासक नहीं रहे, कौशल में विचारों की कमी है, जैसा लिख गए श्रीकांत वर्मा जी। और उस उदास राजनीतिक समय में वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय उन उदास कविताएं लिखने के सिवाय। लेकिन जितने बड़े अर्थ के रूपक श्रीकांत वर्मा दे गए हैं, वो बहुत विराट अर्थ आज भी देते हैं। जब हम शासन की, राजनीति की विफलता देखते हैं, तो उस मंच पर आप देखें तो कविता ही एक ऐसी चीज है, ऐसी स्कैनिंग करती है, वैसा सूक्ष्म यंत्र और तंत्र किसी भी विधा के पास नहीं है। तो राकेश रेणु जी हैं, और राकेश मिश्र जी, आपको तो मैंने अपने बीच से मतलब उन कविताओं की पोटली खोलते और लगातार एक आशिक आपने ऐसा पैदा किया सोशल मीडिया पर, पंकज दीक्षित या कुछ नाम ऐसा, कि जिन्होंने लगातार आपकी कम से कम 500 कविताओं पर, मुझे लगता है इससे कम तो नहीं होंगी, देखते देखते ये इतनी बड़ी संख्या हो गई। हर कविता पर उस दीवाने ने कोई ना कोई पेंटिंग बनाई, कोई ना कोई रेखांकन बनाया। ये सबसे बड़ी बात है। किसी कवि को उसका आशिक मिल जाए, किसी कविता को उसका पाठक मिल जाए, किसान को कहीं बादल मिल जाए सुबीते से, बहुत सारी बातें कही गई यहाँ पर। और वही है कि कविता का अर्थ इतना व्यापक होता है कि उसे कभी भी किसी सत्र में, किसी संध्या में सहेजा नहीं जा सकता। इसीलिए मुक्तिबोध कहते थे कभी भी खत्म कविता नहीं होती, वो किसी खंड में होती है, लेकिन खंड में भी वो जीवन के अर्थ दे जाती है। जैसे दर्पण खंडित होकर भी पूरी शक्ल दिखाता है, पूरा चेहरा दिखाता है। तो अब इसी के साथ ये जो खालसा कॉलेज अल्मुनाए के विद्यार्थियों और हमारे साहित्यिक जनों का ये समूह है, जिसका संयोजन असिस्टेंट प्रोफेसर खालसा कॉलेज की अमिता मिश्र कर रही हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस संध्या में उपस्थित हमारे कवि मित्रों और समस्त रसिक समुदाय को अपनी ओर से आभार निवेदित करें। प्रोफेसर स्मिता मिश्र।
सबको नमस्ते। लेकिन ओम जी, आप प्रोटोकॉल भूल गए हैं। इसका एक प्रोटोकॉल होता है, आपकी कविता के बिना समाहार अरे बाप रे बाप, देखिए ये पूज्य पिताजी से ज्यादा सचेतक हैं। मैं आज इससे कहना चाहता था, चलिए कोई बीच नहीं, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, मैं बीच में रोक रहा हूँ। आदरणीय ओम जी से मेरा अनुरोध है कि वो जो मन का मौसम ठीक नहीं तो ऊपर की गीत नहीं, वो बहुत अच्छे। आप क्यों उसे सुनाना चाहते हैं? वो तो मैं उसी मौसम के अनुकूल कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जो आज ही मैंने लिखी है, वो पढ़ देता हूँ। गजल नुमा है पर तह तो पढ़ रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो दुनिया के मेले में हम थे लेकिन बहुत अकेले हम थे। दुनिया के मेले में हम थे लेकिन बहुत अकेले हम थे। नजर उठाता तो पाता था आस पास दुख के परचम थे। दुनिया के मेले में हम थे लेकिन बहुत अकेले हम थे। नजर उठाता तो पाता था आस पास दुख के परचम थे। आस पास दुख के परचम थे। दुख मेरा ही अतिथि नहीं था, दुख मेरा ही अतिथि नहीं था। सबके आंगन में कुछ गम थे, सबके आंगन में कुछ गम थे। एक एक कर बिछड़ रहे थे बचपन के जितने हमदम थे। एक एक कर बिछड़ रहे थे बचपन के जितने हमदम थे। दुनिया के मेले में हम थे लेकिन बहुत अकेले हम थे। सुख ऐसी दुल्हन थी जिसके, सुख ऐसी दुल्हन थी जिसके सचमुच कई हजार कसम थे। सुख ऐसी दुल्हन थी जिसके सचमुच कई हजार कसम थे। मेरा रास्ता भूल गए हैं वे जो घावों पर मरहम थे। मेरा रास्ता भूल गए हैं वे जो घावों पर मरहम थे। याद बहुत आते हैं वे दिन, याद बहुत आते हैं वे दिन। तुम थे हम थे ढेरों गम थे, तुम थे हम थे ढेरों गम थे। दुनिया के मेले में हम थे लेकिन बहुत अकेले हम थे। नजर उठाता तो पाता था आस पास दुख के परचम थे। बहुत धन्यवाद। ये प्रोटोकॉल और अब प्रोफेसर साथी का आग्रह है कि वे कृपया आभार निवेदित करें। फिर से नमस्कार। और कविता के रंग रामदर्श मिश्र के संग ये जो श्रृंखला है, ये कोरोना काल के भीषण समय में शुरू हुई। मेरे एलुमनाई जो स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब टूरिज्म के स्टूडेंट्स हैं, उनके संकटों को दूर करने के लिए, उनमें एक धनात्मक ऊर्जा भरने के लिए मैंने ये एक सिलसिला शुरू किया था। और साथ ही साथ पिताजी एक रचनाकार, एक सक्रिय व्यक्ति, जब उसे एक घर में बंद होना पड़े, वो घर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो लेकिन बंद होना ही होता है। जहां पर दिन भर वे अपने आत्मीय ओम जी, वेद जी, न जाने कितने कवि रोजाना से उनसे जब तक मुलाकात नहीं होती तो पापा का दिन पूरा नहीं होता। तो ऐसे समय में जब बाहर के लोग भी एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके मिल रहे हैं, तो मेरे लिए एक ये बहुत जरूरी था कि अपने पिता की सक्रिय रचनाशीलता को बनाए रखूं। और उसने एक प्रयास किया। उस प्रयास में ओम निश्चल जी हमारे सूत्रधार बने। ओम जी की से मैं बात शुरू कर रही हूँ कि बेशक दुनिया के मेले में सब अकेले हैं, लेकिन इतना बड़ा रचनाकारों का, आत्मियों का समवाय आप ही के शब्दों में इन्होंने बनाया है कि हम चकित हैं कि न जाने कहाँ कहाँ से हम इतने आभारी हैं कि कहाँ कहाँ किस किस शहर से रचनाकार आप जोड़ते हैं। और आप पिताजी को देख पा रहे हैं कि पिताजी 5:30 से बैठे हैं। और मैंने बीच में दृश्य दिखाया था कि उस कमरे में दूसरे का एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो वो वहां जाना नहीं चाह रहे थे इसको छोड़ करके। तो राकेश जी की अंतिम कविता सुनते सुनते पापा उस कमरे में बैठे हैं। जब लाइव हो गया तो मैंने उनसे ईयरफोन लिए हैं। तो ये एक पापा के भीतर जो ऊष्मा है वो
इस कार्यक्रम से आती है। और मैं क्या कहूँ कि लौट आओ या बसंत होकर लौट आना तो बहुत तरीके से होता है, लेकिन बसंत होकर लौट आना, रेणु जी ने जैसा कहा, मन में एक आनंद भर जाता है, एक आशा जगती है। नीलेश जी मेरी बड़ी प्रिय कवियत्री हैं और लगभग 8-10 साल पहले पापा ने एक काव्य संग्रह मुझे दिया था। उस शायद जिसमें वो कविता थी जी, जिसमें एक कविता जो है, वो जो पिता है वो कामकाजी बिटिया है, वो दूर शहर में है, उन्हें जो याद कर रहे हैं, वो मुझे लगा है मेरी कविता है, क्योंकि उन दिनों मैं आईपीएस पुलिस एकेडमी में एक सिविल अधिकारी थी। तो पहली बार मैं इतने समय के लिए दूर थी, और वह जो आईपीएस लोगों की जो दिन भर की परेड है, जो सुबह मुस्तैद दिखती है और शाम को थके हुए पदचाप में बदलती है, तो उसके भीतर से कैसे घर और पापा माँ याद आती। तो मुझे लगता था शायद नीलेश जी ने कविता मेरे लिए लिखी है। तो मैं उस कविता से बड़ी एकदम जुड़ी हुई थी मैं। और जाहिर सी बात है कि स्त्री जीवन की जो विविध छवियां हैं वो अद्भुत आत्मीयता से आपने उकेरी हैं, और चाहे पुरानी सहेली की बात हो या कामकाजी स्त्री के प्यार की चुनौतियों उनके ऊपर बात हो। राकेश सर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे मैंने पिछले लगभग 1.5 साल से जिन सक्रिय रचनाकारों को देखा है, आप उनमें हैं। और सबसे बड़ी अच्छी जो चीज थी कि एक भीषण समय में भीतर ऊर्जा और सूरज की रोशनी जैसे जो कविताएं हैं वह बराबर सोशल मीडिया पर दिखते रही, जहां पर बड़े सारे, अब मुझे कहने की जरूरत है सोशल मीडिया पे क्या आपत्ति मची पड़ी है। तो ऐसे में कि मन में ढांढस बनाने वाली, जीवन के प्रति उम्मीद जगाने वाली जो कविताएं हैं, और कई बार वो अपने घरों के जो आम हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, उनके जो चित्र डालते हैं प्रसन्न भाव के, वो मन में बहुत अद्भुत आनंद भर जाते हैं। और रज्जन सर जो कविता है, अगर मैं कहूँ कि एक कोरोना काल में एक चरित्र के माध्यम से कितनी सारी मानवीय छवियां आपने उकेरी हैं, महानगरीय व्यवस्था, सांस कविता, तो यानी पूरी ये जो आज के जो कवि हमारा समुदाय है, वो इतना हमारा वैसे हर बार होता है, लेकिन आज इतना वैल्यूबल था कि मैं बता रही हूँ कि पापा यहाँ से उनको मैंने कहा कि बस 2 मिनट रह गए, आप जाइए। तो ये जो स्थिति थी, तो जी जी, तो ये तैयार हो जाते हैं डॉक्टर साहब, देखिए जी जी जी। और दूसरी बात ये कि मेरी माँ जिनका आज जन्मदिन है, तो मैं ये भी एक नया मैं यहाँ पे अगर खुलासा कर दूं कि जब भारत की आजादी का जो मसला है वो मेरे घर में से शुरू हुआ कि भारत छोड़ो माँ लेके आई, और 15 अगस्त और पापा और वही सही। तो ये जो एक स्थिति है, ये माँ को लेकर के पापा जितने संवेदनशील हैं, भावुक हैं, वो आपको उनकी कविताओं से अंदाजा लग गया होगा कि पापा जो है, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि माँ 7वीं में विवाह हुआ था, और 7वीं के बाद PhD तक की पढ़ाई आप समझिए पिताजी ने कराई है। तो इसका कोई डंका नहीं पीटा है, इसकी कोई किसी वाद या किसी चश्मे को पहन के ये सब चीजें नहीं की है, वो सहज जीवन प्रक्रिया में ये सारी चीजें आई हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई ईश्वर की कृपा से, और फिर उसके बाद हमें तमाम लोग ऐसे मिलते गए, आप जैसे रचनाकारों की रचनाएं जो हैं किस तरह से हमारी मानवीय दृष्टि को गढ़ने में सक्षम हुई। तो ये मुझे इस बात का गर्व है। मैं और अपने विद्यार्थियों को भी आप लोगों से जोड़ती हूँ, बराबर जोड़ती हूँ। तो खालसा कॉलेज की ओर से आप सभी को मैं आभार प्रकट करती हूँ। और
मैं निवेदन करती हूँ कि आने वाले समय में जब भी ऐसा आयोजन और ओम जी करें तो कृपया थोड़ा सा समय हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए निकालिएगा। जी शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। स्मिता जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जी को धन्यवाद देने वाले के अंत में कोई धन्यवाद देने वाला नहीं बचता, ये संचालक का कर्तव्य होता है। बहुत अच्छा लग रहा है स्मिता जी, इसमें बाहर के भी जो हमारे साहित्यकार बंधु हैं आपके छात्रों के साथ, वे हमेशा इसमें काफी अच्छी संख्या में आते हैं। अभी भी आज इसमें विशाखा मुलमुले जी, मुकुल अमलास जी पुणे से, पटना से नताशा जी, अनिल शर्मा जी आगरा से, इंदुवाला शंकर जी गाजियाबाद से, प्रभात पांडे जी कोलकाता से, शैलजा सिंह जी गाजियाबाद से, अनुजा शुक्ल लखनऊ से सुन रही हैं, डॉक्टर भारती सिंह जी यहाँ पर लखनऊ से हैं, डॉक्टर मंजुला चतुर्वेदी प्रोफेसर और डीन रह चुकी काशी विद्यापीठ की, वे सुन रही हैं, अर्चना उर्वशी जी मुंबई से सुन रही हैं, डॉक्टर श्रुति मिश्र बीएचयू की प्रोफेसर हैं, धर्म दर्शन के आचार्य हैं, रीता रामदास जी मुंबई से सुन रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो वो नाम है जो मेरे सामने से गुजरे, मैंने नोट किया, क्योंकि मैं वो नोटिफिकेशंस नहीं देख पाता हूँ प्राय। तो आप सबको सुनने वाले लोग और नेपथ्य में जितने छूट रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि कविताएं रची जा रही हैं तो सोशल मीडिया उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। दुनिया किसी भी चाल में चल रही है, लेकिन कवि अपने कवि कर्म पर जुटे हुए हैं, जैसे सरहद पर सिपाही। और कविता का काम है उस मनोभूमि से लड़ना, जो मनोभूमि तमाम जड़ताओं से लोग भरने का प्रयास कर रहे हैं। कवि उन चूड़ियों को खोलता है, उसे लगता है कि इसको अच्छा बनाने में उन कवियों का योगदान है। मैं बहुत प्रसन्न हूं नीलेश जी, राकेश जी और राकेश रेणु जी, इन सब के आने से। और ये जो सिलसिला बन रहा है, जिसमें हमने कवियों में कोई भेद नहीं रखा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, शालिग्राम की मूर्ति की तरह हमने सबकी यहाँ पर आवभगत की है। और सबसे अभ्यर्थना करता हूं, मैं खुद सीखता हूं ऐसी कविताओं से, किसी शेर से, किसी गजल से, किसी पंक्ति से, किसी पद से, किसी चौपाई से। जीवन में ये सारी उपस्थितियां केवल संभव हैं तो वो कवियों के कारण संभव है। अरस्तु ने कभी कहा, अपने सिगमंड फ्रायड ने कहा था अपने अभिभाषण में कहीं या लेख में, वो जहां जहां अपने डोमेन में पहुंचता था वहां उसे पता चलता था कि यहाँ कवि पहले पहुंच चुका है। यानी वो बात जो हम कहने जा रहे हैं मन की, तो पहले ही खोदी जा चुकी है, वहां पर कवि के कदम पड़ चुके हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो सारे रवियों और कवियों को नमन। और इसी के साथ हम इस गोष्ठी में विदा लेने की इजाजत चाहते हैं और आप सबको आभार, शिवरात्रि, शुभ संध्या, धन्यवाद। और अगले रविवार को फिर मिलते हैं हम लोग। सादर प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम। जी प्रणाम। सादर प्रणाम। सभी को नमस्कार।